हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लेजॉन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आपके लिए लेकर आई हूं हमारे आईपीसी सीरीज का अगला वीडियो जो है ग्रुप या जॉइंट लायबिलिटी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉमन इंटेंशन क्या है, कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, उनके बेसिक एलिमेंट्स क्या है जो आपको ध्यान रखना है किसी भी क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के पहले, और कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं वीडियो को। जो सेक्शन 34 है आईपीसी का वो कॉमन इंटेंशन को डिफाइन करता है। अब इस सेक्शन को थोड़ा क्रिटिकली समझना जरूरी है, इसे ध्यान से समझिए ताकि हम कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाए। तो सबसे पहले कॉमन इंटेंशन के लिए सेवरल पर्सन्स का होना जरूरी है। ये किसी एक पर्सन पे अप्लाई नहीं होगा। जब बहुत सारे लोग एक साथ होंगे तभी इस सेक्शन को आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखते हैं सेक्शन क्या कहता है। Acts done by several persons in furtherance of common intention. When a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. अब बहुत सारे लोग मिलकर कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं इन फर्दरेंस ऑफ, मतलब एक कॉमन इंटेंशन सबका होना चाहिए। उसको ध्यान में रखते हुए सारे लोग कोई ना कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं तो हर एक पर्सन उस एक्ट के लिए इंडिविजुअली लायबल होगा। तो ये जो कॉमन इंटेंशन है ये कोई सब्सटैंटिव ऑफेंस नहीं क्रिएट करता, ये एक रूल ऑफ एविडेंस क्रिएट करता है कि जहां पर लोगों ने मिलकर कोई क्राइम कमिट किया हो तो वहां पर किसी की लाइबिलिटी को किस तरह से फिक्स की जाएगी। तो चलिए सेक्शन 34 को, कॉमन इंटेंशन को हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, उसके लिए इसके एलिमेंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट जो आपको स्टैब्लिश करना है कॉमन इंटेंशन के लिए वो है कि कोई क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए। अब ये क्रिमिनल एक्ट जो बहुत सारे पर्सन वहां पर हैं उनका इंडिविजुअल एक्ट्स मिलाकर जो फाइनल रिजल्टेंट एक्ट है वो ये क्रिमिनल एक्ट है। ठीक है। अब ये जो रिजल्टेंट फाइनल जो कॉन्सिक्वेंस जो हुआ है वो अगर किसी ने किया होता है इंडिविजुअली तो वो उसके लिए जिस तरह से लायबल होगा उसी तरह से उस क्राइम को कमिट करने के लिए उस ग्रुप में सारे लोग इंडिविजुअली लायबल होंगे। यही वो सेक्शन 34 कहना चाहता है। दूसरा जो एलिमेंट है वो है क्रिमिनल एक्ट डन बाय सेवरल पर्संस। अब यहाँ पे जो क्रिमिनल एक्ट हो रहा है, जो फाइनल कॉन्सिक्वेंट एक्ट है, वो एक पर्सन नहीं कमिट करेगा, वहां पे दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए और सबका मीटिंग ऑफ द माइंड जरूरी है। सारे लोगों ने एक इंटेंशन से ही उस क्रिमिनल एक्ट के तहत कुछ किया है, तभी उसे हम सेक्शन 34 के अंडर पनिशेबल मान सकते हैं। थर्ड एलिमेंट है सेक्शन 34 का कॉमन इंटेंशन। अब यहाँ पर कॉमन इंटेंशन है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस सेक्शन में। द वर्ड्स इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, इसको ऐड किया गया था सेक्शन 34 में पर्सन्स के बाद इन 1870। हमें पता है कि आईपीसी जो है वो इनिशियली 1860 में इनैक्ट हुआ था, उसके बाद 1870 में इस फ्रेज को इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल इसको ऐड किया गया पर्सन्स के बाद। और कहा जाता है कि इस आइडिया को डिराइव किया गया प्रिवी काउंसिल के जजमेंट से, जहां पर प्रिवी काउंसिल ने कहा था वेयर पार्टीज गो विद अ कॉमन पर्पस टू एग्जीक्यूट अ कॉमन इंटेंशन, each and everyone becomes responsible for the acts of each and every other in execution and furtherance of their common purpose, and as the purpose is common so must be the responsibility. तो प्रिवी काउंसिल के जजमेंट से हम ये समझ रहे हैं कि जब सारे लोग मिलकर एक कॉमन पर्पस के लिए एक कॉमन इंटेंशन दिमाग में फ्रेम करके कोई काम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कोई क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं, तो सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कॉमन होना चाहिए, हर एक के ऊपर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर जब इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल को इंक्लूड किया गया सेक्शन में, ताकि इम्फेसिस जो है सेक्शन का वो कॉमन इंटेंशन पर रहे। तो जहां सारे लोगों ने एक इंटेंशन से आकर एक क्राइम कमिट किया वहां पर सेक्शन 34 एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट एलिमेंट है पार्टिसिपेशन इन द क्रिमिनल एक्ट। यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन है क्रिमिनल एक्ट में, पूरे ग्रुप का पार्टिसिपेशन, वो कंडीशन जो है वो प्रेसिडेंट है जॉइंट लाइबिलिटी के लिए। यहाँ पर हम ग्रुप लाइबिलिटी जॉइंट लाइबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ग्रुप लाइबिलिटी है ऑब्वियसली, क्योंकि दो से ज्यादा लोग हमेशा होने चाहिए, या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए इस क्राइम को कमिट करने के लिए। तो जहां पर इस ऑफेंस के लिए जॉइंट लाइबिलिटी फिक्स करनी है वहां पर क्रिमिनल एक्ट एक ग्रुप के द्वारा किया जाना कंडीशन प्रेसिडेंट है। अगर वो नहीं होगा तो हम सेक्शन 34 अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ग्रुप होना चाहिए,
उसका कॉमन इंटेंशन होना चाहिए और उस कॉमन इंटेंशन की वजह से उन्होंने एक पर्टिकुलर क्राइम को कमिट किया। यही अचीव करना चाहता है सेक्शन 34। अब हम सेक्शन 34 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज देखते हैं जहां पर कोर्ट ने कॉमन इंटेंशन को, सेक्शन 34 के डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग सर्कमस्टांसेस में, सिचुएशंस में एक्सप्लेन किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जहां पे कॉमन इंटेंशन को कोर्ट ने एक्सप्लेन किया वो था सबसे पुराना केस महबूब शाह वर्सेस एम्परर का 1945। यहाँ पर कॉमन इंटेंशन के बारे में कोर्ट ने कहा कि कॉमन इंटेंशन हमेशा इंप्लाई करेगा एक प्री अरेंज्ड प्लान। अगर प्री अरेंज्ड प्लान नहीं है, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है, जो लोग, जो ग्रुप या भीड़ इकट्ठा होकर क्राइम कमिट कर रही है, अगर उन्होंने पहले से कुछ डिस्कस नहीं किया, उनके माइंड में सेम आइडियाज नहीं है उस क्राइम को कमिट करने के लिए, और प्रायर कंसल्टेशन नहीं है उनके बीच में, तो हम ये नहीं कहेंगे कि सेक्शन 34 वहां पर एप्लीकेबल है। दूसरा केस है कृपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। ये भी 1954 का केस है। यहां पर कहा गया कि कॉमन इंटेंशन जो है वो ऑन द स्पॉट भी डेवलप हो सकता है बिटवीन द नंबर ऑफ पर्संस। और इसको हम कैसे इन्फर करेंगे? इसको कोर्ट हमेशा उनके एक्ट से और कंडक्ट से और फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस से हमेशा उसको इन्फर करेगी। फिर जो और पुराना केस है वो है बीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर का। ये 1925 का केस है। यहां पर कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 34 जो है वो डील करता है विथ डूइंग ऑफ सेपरेट एक्ट सिमिलर और डाइवर्स बाय सेवरल पर्संस। ठीक है, बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट पे एक्ट कर रहे हैं बट उनका वो एक ही कॉन्सिक्वेंस को अचीव करना चाहते हैं, एक सेम क्राइम को ही अंजाम देना चाहते हैं विद द सेम इंटेंशन। तो वहां पर सेक्शन 34 एप्लीकेबल होगा क्योंकि यहाँ पर सारे लोगों का मीटिंग ऑफ माइंड है जिसे हम कॉमन इंटेंशन कहेंगे, और ईच पर्सन इंडिविजुअली लायबल होगा उस क्राइम के रिजल्ट के लिए या कॉन्सिक्वेंस के लिए। फिर जो नेक्स्ट केस है वो है रामचंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये 1970 का केस है। यहाँ पर when there is no indication of premeditation or a pre-arranged plan, अगर कोर्ट को कोई भी इंडिकेशन नहीं मिलता है, कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है इस चीज का कि पहले से प्री मेडिटेटेड प्लान था या प्री डिस्कस्ड कोई प्लान था क्राइम को कमिट करने के पीछे, तो the mere fact that the two accused were seen at the same spot or that the two accused fired as a result of which one person died and the two others received simple injuries could not be held sufficient to infer common intention. अब सिर्फ दो लोग एक क्राइम के सीन पर, स्पॉट पर खड़े थे, उनको एक साथ में देखा गया और दोनों ने फायर किया जिसकी वजह से कुछ लोग इंजर्ड हुए और कुछ लोगों की मृत्यु हुई, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनका कॉमन इंटेंशन था। ये भी हो सकता है कि दोनों ने अलग अलग इंटेंशन से उस पर्सन के ऊपर फायर किया या वहां जो ग्रुप खड़ा था उसको इंजर किया। ठीक है, तो सिर्फ दो लोग, तीन लोग एक जगह पर एक साथ में दिखते हैं क्राइम सीन पे, सिर्फ वो इनफ नहीं है कॉमन इंटेंशन को स्टैब्लिश करने के लिए। तो आई होप आपको कॉमन इंटेंशन समझ में आया होगा कि कॉमन इंटेंशन जो सेक्शन है वो किस तरह के सिचुएशन में आप अप्लाई करोगे और किन तरह के एलिमेंट्स को ध्यान में रखना होगा कॉमन इंटेंशन अप्लाई करते वक्त। आइए अब देखते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट सेक्शन 149 क्या है आईपीसी का। Every member of unlawful assembly guilty of offence committed in prosecution of common object। अब यहाँ पर unlawful assembly क्या है और common object क्या है ये आपको डिफाइन मिलेगा सेक्शन 141 के अंडर, जहां पर unlawful assembly को डिफाइन किया गया है कि unlawful assembly में हमेशा 5 से ज्यादा लोग होने चाहिए और उनका क्या ऑब्जेक्ट होना चाहिए, किसी न किसी तरह का इलीगल एक्ट करना। वो 5 पॉइंट्स जो 141 में डिफाइंड है वो सारी चीजें कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर आएंगी। तो ये सेक्शन क्या कहता है? इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली or such as the members of that assembly knew to be likely to be committed in the prosecution of that object, every person who at the time of the committing of that offense is a member of the assembly is guilty of that offense। तो इस सेक्शन के लिए सबसे पहले एक अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए। इस ऑफेंस को कमिट करने के लिए एक अनलॉफुल असेंबली होनी चाहिए जिन्होंने एक कॉमन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, उस असेंबली के मेंबर्स ने या तो उनको पता था कि क्या होने वाला है या उन्होंने सब कुछ जानते हुए उस कॉमन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए कोई ना कोई ऑफेंस किया। तो वैसे ऑफेंस के लिए उस असेंबली में, उस अनलॉफुल असेंबली के जितने भी मेंबर्स हैं सारे के सारे लोग गिल्टी होंगे। तो यहाँ पर हमने सेक्शन 134 में भी देखा कि हम ग्रुप लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं और यहाँ पर भी हम ग्रुप लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं जहां पर एक से ज्यादा लोगों को हम लाइबल बना रहे हैं किसी एक सिंगुलर एक्ट के लिए।
एक सिंगुलर क्रिमिनल एक्ट। यहाँ पर भी ये एक तरह का कंस्ट्रक्टिव जॉइंट लायबिलिटी है, ठीक है। और सेक्शन 149 जो है वो एक स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट करता है, अनलाइक कॉमन इंटेंशन जो कि एक रूल ऑफ एविडेंस क्रिएट करता है, कोई स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट नहीं करता। अब हम क्विकली सेक्शन 149 के एलिमेंट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले 149 को स्टैब्लिश करने के लिए एक अनलॉफुल असेंबली होना चाहिए। अनलॉफुल असेंबली के 5 मेंबर्स होने चाहिए मिनिमम, और उसका सारा क्राइटेरिया जो 141 में दिया हुआ है वो सारे क्राइटेरिया उस अनलॉफुल असेंबली को फुलफिल करने चाहिए, तभी हम उसे अनलॉफुल असेंबली कहें। दूसरा है जो क्रिमिनल एक्ट है वो मेंबर्स ऑफ द असेंबली ने ही किया हो। तीसरा है एक्ट डन इज फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द असेंबली। असेंबली का जो कॉमन ऑब्जेक्ट हो उसको ही अचीव करने के लिए क्रिमिनल एक्ट किया गया हो। मेंबर्स हैव वॉलंटरीली जॉइन्ड द अनलॉफुल असेंबली एंड न्यू द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द असेंबली। जितने भी मेंबर्स हैं अनलॉफुल असेंबली के, उनको कॉमन ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए और उन्होंने वॉलंटरीली उसको ज्वाइन किया है, उस अनलॉफुल असेंबली को। किसी ने उन्हें जबरदस्ती ज्वाइन नहीं कराया है। फिफ्थ है मेयर प्रेजेंस एंड शेयरिंग ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ द असेंबली मेक्स अ पर्सन लायबल। किसी को कॉमन ऑब्जेक्ट पता है और वो उसके टुवर्ड्स कोई एक्ट अगर कर रहा है तो वो यहाँ पर जॉइंट लायबिलिटी में वो लायबल होगा। जो ऑफेंस हुआ है उसके लिए वो भी लायबल होगा, इवन इफ उसका इंटेंशन नहीं था उस ऑफेंस को कमिट करने का। इररिस्पेक्टिव ऑफ अटेंशन, अगर वो पर्सन अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है और उसे कॉमन ऑब्जेक्ट जो है वो पता है, तो वो अनलॉफुल असेंबली के लिए और कॉमन ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर ऑफेंस जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए वो लायबल होगा। अब हम डिफरेंस देखते हैं, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हमें पता है कि कॉमन इंटेंशन में सेवरल पर्संस ने एक्ट किया है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। यहाँ पर लोगों का जो जिन्होंने क्रिमिनल एक्ट किया है उनका कॉमन इंटेंशन होना बहुत जरूरी है, और उस कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में उसको ही अचीव करने के लिए या उसे अंजाम देने के लिए उन्होंने इस क्रिमिनल एक्ट को किया है। उसके बाद है कॉमन ऑब्जेक्ट में सबसे पहले तो 5 या मोर पर्संस होने चाहिए और उन लोगों ने मिलकर कॉमन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए कोई इलीगल एक्ट किया। डेफिनेशन हमें पता है, दोनों सेक्शन क्या कहते हैं, कॉमन इंटेंशन का सेक्शन क्या कहता है, कॉमन ऑब्जेक्ट का सेक्शन क्या कहता है, और दोनों कंप्लीटली अलग है। उसके बाद है जहां पर नंबर ऑफ पर्सन कॉमन इंटेंशन में 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए, और कॉमन ऑब्जेक्ट में जो नंबर ऑफ पर्सन है वो एक अनलॉफुल असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए जो नंबर रिक्वायर्ड है जो कि 5 है, वो नंबर होना चाहिए। कॉमन इंटेंशन के लिए प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड इज एसेंशियल, जो हमने डिफरेंट केस लॉज में देखा, जो कोर्ट ने भी कहा है। और कॉमन ऑब्जेक्ट में प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड कोई जरूरी नहीं है। अब कॉमन इंटेंशन में सारे लोग जो भी ऑफेंस में इन्वॉल्व हैं वो लोग इक्वली लायबल होंगे, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं है। ऑल पर्संस मे और मे नॉट बी इक्वली लायबल। ओके, आई होप आपको आईपीसी में ग्रुप लायबिलिटी समझ में आ गया होगा और आपको कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के डिफरेंसेस भी क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट्स करके हमें बताइए, और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।